हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था वो पढ़ा था बेसिक फंडामेंटल फोर्सेज। अगर आप लोगों को याद है, उसमें से मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे नेचर में 4 बेसिक फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। आज हम उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। क्या क्या होते हैं? सबसे पहले मैंने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फंडामेंटल फोर्स होता है, इसको मैंने बोला था वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा फोर्स जो होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और फोर्थ फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इन चारों में से ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को इससे लास्ट लेक्चर में बता दिया। आप लोग जाके देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। बचे थे हमारे वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। देखो, यह है वीक न्यूक्लियर फोर्स, यह है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो दोनों के दोनों न्यूक्लियर फोर्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर काम करते हैं, इसलिए इन दोनों को साथ रखा था। और मैंने बोला था जो ये 4 बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऐसे रहता है ना। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स होता है, और जैसे जैसे आप लोग वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की तरफ जाओगे तो जो फोर्स है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो सबसे पावरफुल फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इनका रेशियो बताया था मैंने बोला था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ये W लिख लेता है, वीक न्यूक्लियर समझ जाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनका रेशियो क्या रहता है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 1 है तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इससे 10⁻25 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। इतना मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसे बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन दोनों की बात करेंगे, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर सबसे इंपॉर्टेंट वीक न्यूक्लियर फोर्स में जाएंगे, ठीक है। ये फोर्सेस के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर अगर कभी आप लोग फिजिक्स से कोई भी चीज़ें करते हैं ना, तब आप लोगों ने पढ़ना पड़ेगा इसको डिटेल में। खैर 11 में सिर्फ इंट्रोडक्शन है इनका, क्लास 12 में हल्का सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे, वीक न्यूक्लियर के बारे में बाद में कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, सीक्वेंस तो पैटर्न तो कुछ भी हो सकता है। तो तीसरे नंबर का जो फोर्स है ये है मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब सुनना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ठीक है। इसके लिए हल्का फुल्का आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एटम का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो लाइक सपोज करो सोडियम की बात करते हैं, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? Z = कितना होता है? 11, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है देखो, कि सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो किसी भी एटम को कैसे दिखाते हैं बताता हूँ। एटम की एक सेंट्रल कोर होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? एटम के सेंट्रल पे एक छोटी सी कोर होती है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या क्या रहते हैं? प्रोटॉन कैसा होता है बताओ? प्रोटॉन का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है? नेगेटिव। तो किसी भी एटम की एक सेंट्रल कोर होती है, उसमें प्रोटॉन्स मिलते हैं एज वेल एज क्या मिलते हैं? न्यूट्रॉन्स। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, है ना। तो इस तरीके से न्यूक्लियस बनता है। इस न्यूक्लियस के अराउंड बच्चों अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, जहाँ क्या घूमते हैं? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन घूमा, ये इलेक्ट्रॉन घूमा, ऐसी पहले में 2, अगले वाले में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट में जितने भी आएंगे देखो 8, 9, 10। अभी सोडियम की बात करें तो 11, ठीक है। इस तरीके से तो न्यूक्लियस के अंदर मैंने बोला ये चीज़ जो होती है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। हाँ, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो न्यूक्लियस है, मैंने बोला न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? अब थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको ना, कुछ x जूम करके दिखाता हूँ न्यूक्लियस को। मैंने बोला न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। न्यूट्रॉन तो होता है न्यूट्रल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक
ठीक है। लेकिन प्रोटॉन्स क्या रहते हैं, पॉजिटिव, पता है ना आप लोगों को। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन मतलब चलो मैं प्लस प्लस दिखा दे रहा हूँ, आप समझ जाना कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन्स, ठीक है। ऐसे न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं और प्रोटॉन्स रहते हैं बहुत ज़्यादा। और न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। किसी को पता है न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? चलो ये भी लिख लेता हूँ, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। सोच भी नहीं सकते हो कितना छोटा होता है ये, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियस का साइज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर होता है बच्चों, ठीक है। इसी को 1 फर्मी भी कहते हैं, ठीक है, FM से दिखाते हैं। तो न्यूक्लियस का साइज इतना कम होता है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि न्यूक्लियस में इतने सारे प्रोटॉन रहते हैं, अब प्रोटॉन क्या होता है, प्लस। तो बताओ बच्चों, मैंने कल आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जहां प्लस प्लस को रिपल करता है, माइनस माइनस को रिपल करता है। अब इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर जब इतना सारा पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्लस इस प्लस को रिपल नहीं कर रहा होगा और ये प्लस इसको रिपल कर रहा होगा। तो सारे के सारे प्लस एक दूसरे को अगर रिपल करेंगे तो ये प्लस दूर जाना चाहेंगे ना। और साथ में इलेक्ट्रॉन भी है बाहर, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी इस प्रोटॉन को खींच रहा होगा और इसके अंदर के प्लस प्लस भी रिपल कर रहा है। तो न्यूक्लियस को तो क्या हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए। न्यूक्लियस को क्या कर जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए। और न्यूक्लियस टूट जा रहा है तो न्यूक्लियस खत्म हो गया, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस खत्म हो गया किसी भी एटम का तो एटम खत्म हो गया। और एटम ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो एटम से ही तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं बताओ। पूरी फिजिक्स फेल हो गई। और हम लोग कैसे जिंदा है अभी आप लोग ये बताओ। क्योंकि एक्चुअल में कायदे से देखो प्लस प्लस को रिपल कर दे रहा है तो ये न्यूक्लियस तो बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने बोला न्यूक्लियस में सारा का सारा प्रोटॉन रहता है। अब प्रोटॉन रहने की वजह से तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल करेंगे ना। साथ में बाहर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये भी खींचेंगे प्रोटॉन को, माइनस भी तो प्लस को खींचता है। तो न्यूक्लियस टूट गया, न्यूक्लियस टूट गया तो एटम खत्म हो गया। एटम खत्म हो गया तो मतलब समझते हो क्या, एटम खत्म तो मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल नहीं तो हम लोग कैसे जिंदा है, पूरी अर्थ कैसे जिंदा है, मतलब अर्थ में रहने वाले लोग कैसे जिंदा है बताओ, क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करो, अगर पता नहीं है तो फिर अब देखते हैं क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल में हाँ न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग एटम के बारे में क्यों पढ़ते हैं और हम लोग ही जिंदा कैसे हैं। एक्चुअल में क्या होता है सुनो फिर, अब सुनना जरा। हाँ, ऐसा इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है, हमने अभी तक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा नहीं है, इसलिए ये कंफ्यूजन जनरेट हुआ, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या कहता है सुनना जरा। हाँ देखो, ये सही बात है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपल कर रहे हैं, प्लस प्लस रिपल कर रहे हैं, ठीक है। बट हमारे नेचर में एक और फोर्स होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स की वजह से न्यूक्लियस में प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन सारे के सारे एग्जिस्ट कर पाते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन को भी खींचता है, सुनना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी खींचता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी खींचता है। अब आप लोग बोलोगे कि तो ये दोनों तो रिपल कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी आप लोगों को एक चीज दिखाई थी, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये वाला यहाँ, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनका रेशियो कितना था, ग्रेविटेशनल की वैल्यू 1 है तो वीक न्यूक्लियर 10⁻25 टाइम्स, यहाँ चमक रहा होगा थोड़ा सा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 10⁻36 और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर 10⁻38। बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कितना पावरफुल होता है, 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो न्यूक्लियस में ये प्लस प्लस रिपल कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन इनसे 100 गुना ज्यादा पावरफुल फोर्स अट्रैक्शन का क्या करता है, इस प्रोटॉन प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है। इस वजह से न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर पाता है। आया समझ में, कंफ्यूजन हुआ था जो वो दूर हो गया ना, कि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन रहते हैं इतने सारे, वो भी इतने छोटे से हिस्से में, क्या वो रिपल नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा रिपल करेंगे, वो बोलेगा अगर रिपल करेंगे तो न्यूक्लियस तो खत्म हो जाना चाहिए, मैं बोलूंगा हाँ, तो खत्म क्यों नहीं हो रहा है, मैं बोलूंगा भैया आपको एक अलग फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बारे में पता नहीं है। वो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है आपके इस रिपल्सन के फोर्स से भी 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। तो ये रिपल कर रहे हैं लेकिन इनसे 100 गुना पावरफुल फोर्स उनको खींचे रखा है। आया समझ में, उसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो कोई आपसे पूछेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, आप लोग बोलोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर
ये न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, हाँ, इतनी कम डिस्टेंस पे काम करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करने वाला वो फोर्स है जिस फोर्स की वजह से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस होता है, वो भी एक दूसरे को खींचते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी खींचते हैं, और न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को खींचते हैं। उसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या कह सकते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से किसी भी एटम का न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर पाता है, और अगर न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा तब वो आपका एटम एग्जिस्ट करेगा। आया समझ में? तो ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन, कोई मुश्किल चीज नहीं थी। तो ये फोर्थ टाइप का फोर्स है, ठीक है, आया समझ में? अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं फिर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले मैंने बोला जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, और न्यूक्लियस का साइज अभी बताया था मैंने 10⁻⁻15 मीटर। तो कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये कितनी डिस्टेंस पे काम करता है? मैंने अभी बताया था ये 10⁻⁻15 मीटर पे ही काम करेगा, ठीक है। या फिर कहोगे कि जो 1 फर्मी है ना, अगर आपकी डिस्टेंस 1 फर्मी के इक्वल है तब ही काम करेगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखोगे? इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अकर इन आवर नेचर, सबसे ज्यादा पावरफुल है ना, सबसे ज्यादा बता दिया था, ठीक है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अकर इन आवर नेचर, ठीक है। हाँ, थर्ड, तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसकी बताओ? मैंने बोला इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। इट इज, ध्यान से सुनना क्या है ये, चार्ज, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे? मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर प्रोटॉन पे भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी लगता है, और न्यूट्रॉन पे भी लगता है। देखो ये दोनों पॉजिटिव है ना, रिपल कर रहे हैं, लेकिन इनको भी खींच रहा है वो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर रिपल्सिव नेचर का अभी बताऊंगा क्या होता है नेचर, अट्रैक्टिव नेचर होता है। प्रोटॉन पे भी काम कर रहा है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, देखो इन दोनों पे भी काम कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भूल जाओ, प्लस लग रहा होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, दूसरा वाला फोर्स अलग टाइप का। ये प्रोटॉन को भी काम करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी काम करता है, और ये न्यूट्रल चीजों पे भी काम करता है। तो ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। आया समझ में? ठीक है। इट इज, अब ज्यादा डिटेल में बहुत सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। इनवर्सली, ठीक है, प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के इक्वल होता है, बट कब? जब आपकी जो डिस्टेंस है वो 10⁻² मीटर से ज्यादा हो, उस केस में। हाँ, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। कह सकते हो कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल को फॉलो करता है, प्रोपोर्शनलिटी को, कब? जब आपकी डिस्टेंस 10⁻² मीटर से ज्यादा होती है। हाँ, नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स और सेंट्रल फोर्स क्या होता है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना ही कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ना ही सेंट्रल फोर्स वाले कंडीशन को होल्ड करता है, ठीक है ना। तो लिख सकते हो इट इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव। इट इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। तो ये ना तो सेंट्रल फोर्स होता है, ना ही ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कभी कभी पूछता है प्रॉपर्टीज, शॉर्ट में ही पढ़ना है आप लोगों ने, इसलिए ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, हाँ, वो कौन से पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। इसके लिए एक साइंटिस्ट था, युकावा, जापानीज साइंटिस्ट, उसने बताया था कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को क्यों खींचते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को क्यों खींचते हैं, इसके पीछे एक रीजन बताया था, ठीक है। तो एक पार्टिकल होता है बच्चों, पाई मेसॉन, ठीक है। पाई मेसॉन्स ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। ये इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, और सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है? देखो, मैंने बोला ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है ना, प्रोटॉन को भी खींच रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी खींच रहा है, और न्यूट्रॉन को भी खींच रहा है। बट सेवंथ प्रॉपर्टी बहुत खास है, ये रिपल्सिव भी हो सकता है। ये रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव तो होता है, ये रिपल्सिव हो सकता है। कब? जब आपकी जो डिस्टेंस है ना वो लेस देन कितना हो, 0.5 फर्मी हो,
फर्मी मतलब समझते हो 10 टू द पावर -15। तो अगर आपकी डिस्टेंस न्यूक्लियस में एलिमेंट्री पार्टिकल की या प्रोटॉन प्रोटॉन की डिस्टेंस कितनी हो जाए 0.5 इंटू 10 टू द पावर -15 से अगर कम हो जाए, उस केस में ये रिपल करने लग जाता है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कम डिस्टेंस वाली कंडीशन है और ज़्यादा भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को फिर दिक्कत होने लग जाती है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं लास्ट फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट और नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे और ये चैप्टर आप लोगों का हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो बात करते हैं 4th नंबर का जो फोर्स है, जो दूसरा लिखा था मैंने, क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसको थोड़ा समझना मुश्किल काम होता है लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाएं। ठीक है ना, देखो आप लोगों ने देखा है क्या, जो हम लोग हाथ में एक बैंड पहनते हैं, बैंड जो रात को चमकता है लाइट ऑफ करते ही, देखा आप लोगों ने? घर की छतों में भी लगाए रहते हैं, स्टार जैसे, चांद सितारे, जब लाइट ऑफ करते हैं तो आपके चांद सितारे जलने लग जाते हैं। हाथ में ऐसी बैंड होता है, क्या बोलते हैं इस बैंड को? रेडियम बैंड। हाँ, ज़्यादातर बच्चे उसको रेडियम बैंड बोलते हैं लेकिन वो गलत है बच्चों, इसको रेडियम बैंड नहीं बोलते हैं। रेडियम क्या है पता है आपको? एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, ऐसा मटेरियल है रेडियम जिससे हर समय रेडिएशन निकलता है और गामा रेडिएशन भी निकलता है। और गामा रेडिएशन इतना पावरफुल होता है कि हमारी बॉडी में वो बहुत सारी मैलिग्नेंसी पैदा कर सकता है, कैंसर हो सकता है हमें। और रेडियम जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा आता है। तो आप लोग इतनी महंगी चीज़ अपने हाथ में पहन के घूम रहे हो क्या? 10 रुपये का ले रहे हो आप लोग रेडियम बैंड। वाह, वो रेडियम नहीं होता बच्चों, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटीरियल। जिंक सल्फाइड का हो सकता है किसी और चीज का बना हो। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होते हैं? जिनमें लाइट पड़ती है और लाइट अगर आप लोग हटाओगे तो कुछ देर तक वो चमकते रहते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। आपके हाथ में जो बैंड है ना, लाइट ऑफ करने के बाद चमकता है लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी लाइट चले जाती है धीरे धीरे, ध्यान देना जरा। ठीक है, खैर अब आपको बता रहा हूँ वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो हमारे नेचर में हल्का फुल्का रेडियो एक्टिव मटीरियल के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, तो हमारे नेचर में कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर आप लोग देखोगे तो लेड से ऊपर के, ठीक है ना, जितने भी सारे के सारे एलिमेंट होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब अगर आप लोग, कोई भी इंसान अगर अनस्टेबल है तो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। जैसे मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ तो मैं क्या करूँगा, पैसा कमाना चाहूँगा, स्टेबल होना चाहूँगा ना। इसी तरीके से क्या होता है कि कुछ एलिमेंट होते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं उनको। उनका अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो लेड से ऊपर के जितने भी एलिमेंट होते हैं या एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो ऐसे रेडियो एक्टिव मटीरियल को अगर आप लोग खुला छोड़ दोगे ना, जैसे एग्जांपल देता हूँ, रेडियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। ठीक है, तो सपोज दैट मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम है, सपोज दैट यूरेनियम है। हाँ, तो यूरेनियम को मैंने लेड ब्लॉक में रखा क्योंकि ये क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं और धीरे धीरे स्टेबल बनना चाहते हैं और बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, लेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेरे पास एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है यूरेनियम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मेरे पास एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है यूरेनियम। तो जैसे ही किसी रेडियो एक्टिव मटीरियल को, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम है ना, आइंस्टीनियम, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल है। तो जब किसी रेडियो एक्टिव मटीरियल को हम खुले में छोड़ देते हैं ना बच्चों, ऐसे खुले में रखते हैं, तो मैंने बोला रेडियो एक्टिव मटीरियल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। शॉर्ट में बता रहा हूँ वरना बच्चों को दिक्कत होती है हाँ डेफिनेशन में ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे नेचर में कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटीरियल, जिनको अगर आप लोग खुले में छोड़ दोगे तो उनसे रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है बच्चों? रेडिएशन निकलता है। ठीक है, उन रेडियो एक्टिव मटीरियल से रेडिएशन निकलता है और रेडिएशन 3 टाइप का होता है। पहला होता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, दूसरा होता है बीटा, ठीक है, और तीसरा होता है गामा रे। ठीक है, ये एनर्जी होती है। हाँ, तो कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल को आप अगर खुले में छोड़ते हो तो उससे रेडिएशन निकलता है। और रेडिएशन 3 तरीके का हो सकता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशन। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है सुनो, He2 पॉजिटिव, हीलियम का 2 पॉजिटिव आयन निकलता है। ठीक है ना, यह +2E की फॉर्म पे निकलता है। और बीटा पार्टिकल में बच्चों क्या निकलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। आप लोग बोलोगे न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं,
इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहे हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन टूट तो सकता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो वो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, ठीक है। खैर अभी हमें उसमें जाना नहीं है। तो मैंने बोला हमारे नेचर में कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो उनसे रेडिएशन निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा। बीटा रेडिएशन में बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अल्फा रेडिएशन में क्या निकलता है, हीलियम का 2 पॉजिटिव आयन, और गामा एनर्जी होती है, ठीक है। तो सुनना वहाँ देखो, जब किसी भी न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है, या कह सकते हो कि जब कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल का न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, अगर कोई भी चीज अनस्टेबल है तो क्या होना चाहेगी बच्चों बताओ, वो स्टेबल बनना चाहेगी। मैं गरीब हूं तो मैं अमीर बनना चाहूंगा। ये न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन छुपे होते हैं, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तो ये स्टेबल होने के लिए, ये बच्चों स्टेबल होने के लिए, ठीक है, दोबारा आप लोग जाके देख सकते हो उस वीडियो को, अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए न्यूक्लियस खुद को तोड़ता है, डिसइंटीग्रेट करता है। और जब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है तो उससे 3 तरीके का रेडिएशन निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल निकलते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल निकलते हैं इसके अलावा भी, हाँ, जिनके बारे में आपने पढ़ा नहीं है। आप लोग सोचते हो कि एलिमेंट्री पार्टिकल सबसे छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, नहीं, क्वार्क होते हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, फर्मियंस, बोसॉन्स। तो जब भी कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल होने के लिए डिसइंटीग्रेट होता है, उससे 3 तरीके का रेडिएशन निकलता है, एज वेल उससे बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल निकलते हैं, लाइक न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो को न्यू से दिखाते हैं बच्चों, देखो ये न्यू है का साइन, और ऐसे एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं, ठीक है। अब सुनना, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो जब कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल का अनस्टेबल न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करता है तो बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, एंड न्यूट्रिनो, बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रिनो के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है। बीटा पार्टिकल मतलब समझते हो क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और न्यूट्रिनो मैंने बताया एलिमेंट्री पार्टिकल है, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है इसी को बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। मैंने बोला किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल के डिसइंटीग्रेशन में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल भी होता है बच्चों, अपोजिट, उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, इसी को बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं। जब किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल का डिसइंटीग्रेशन होता है तो उस डिसइंटीग्रेशन में बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, उसी फोर्स को बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। आया समझ में, ठीक है, इतना बोल देना काफी है अभी तो इसको बताने को। तो ऐसे मेसॉन्स में भी, लेप्टॉन्स में भी काम करता है, ठीक है ना, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स। अभी उसकी बात नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स आप लोगों को क्लियर करा दिया है। अब बोलेगा कि ऐसे कौन से फील्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, जिनकी वजह से वीक न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो इसकी उससे पहले आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर ही तो काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में, तो कह सकते हो कि ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। वीक न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब 10 to the power -16, ठीक है, इतना मीटर पे काम करता है। आया समझ में, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है वीक न्यूक्लियर फोर्स की, इट इज द, ये कह सकते हो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से, बताया था मैंने आप लोगों को, 10 to the power 25 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि मैंने बोला जो एलिमेंट्री पार्टिकल जिनकी वजह से वीक न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है उनको बोलते हैं बच्चों वेक्टर बोसॉन्स। क्या बोलते हैं, वेक्टर बोसॉन्स, ठीक है। तो कह सकता है कोई आपसे पूछेगा कि वो बताओ एलिमेंट्री पार्टिकल जिसकी वजह से वीक न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है, तो मैं बोलूंगा वेक्टर बोसॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये आप लोगों का होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में अगर आप लोग इतना भी लिखते हो तो काफी है, ठीक है ना। बाकी आप लोग कह सकते हो कि एक्चुअल में ये रेडियो एक्टिविटी जब होती है तो उसमें
अनस्टेबल न्यूक्लियस जब स्टेबल न्यूक्लियस में टूटता है तो उसमें मैंने बोला बीटा पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो के बीच में लगने वाला फोर्स को वीक न्यूक्लियर कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मेसॉन्स में भी काम करता है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, दैट्स इट। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। आज का थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना ये टॉपिक, ठीक है ना। और शॉर्ट में बताया, आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं है, क्योंकि बाद में आप लोग इन फ्यूचर कभी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो तो तब आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्स्ट स्टार्टिंग में तो हो ना आप लोग फिजिक्स के अभी, इसलिए, ठीक है।